लड़की अभी तक झाड़ू ही लगा रही है। हाँ, घर के काम बाकी कौन करेगा? अम्मा कर ही तो रही हूँ सारे काम। ओहो, अब जुबान भी लड़ाएगी? तुझे क्या लगता है तेरे जुबान लड़ाने से मैं डर जाऊंगी? हाँ, क्या करेगी? अपने बाबा को बोलेगी, यही ना? नहीं अम्मा, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो अभी झाड़ू दे रही हूँ और मैंने बर्तन भी धो दिए हैं। तो क्या सब्जियाँ कौन काटेगा? हाँ, और तू तब से खाना बनाना क्यों नहीं सीख रही है? खाना बनाना सीख ले। हाँ, मुझे अब काम नहीं करना है, तुम्हें बिठा बिठा के नहीं खिलाना है। मैं सीख लूंगी अम्मा, धीरे धीरे मैं सब सीख लूंगी। आप परेशान मत हो। बड़ी जुबान लड़ा रही है, जल्दी से झाड़ू दे और मटका लेकर निकल तालाब और जल्दी से जाकर पानी लेकर आ। मेरा दिमाग मत खराब करना, सुबह सुबह का वक्त है। ठीक है अम्मा, मैं जाती हूँ। अरे मिंकी, रो रही है तू? क्या हुआ? तेरी सौतेली माँ ने आज भी कुछ किया है क्या? नहीं नहीं काकी, ऐसा कुछ नहीं है। अरे तू क्या छिपा रही है? मुझे सब पता है। तेरी अपनी माँ बहुत ही अच्छी थी, बहुत प्यारी थी, लेकिन ये जो सौतेली माँ है तेरी, बहुत बुरी है। क्या कर सकती है, ऊपर वाला कभी कभी बड़ा बेरहम हो जाता है। तेरी अम्मा जैसी तो इस गांव में कोई नहीं थी, इसीलिए लगता है ऊपर वाले ने उसे जल्दी बुला लिया। काकी, मुझे समझ में नहीं आता है। मैं अम्मा की सारी बात मानती हूँ, उनके सारे काम कर देती हूँ, लेकिन फिर भी अम्मा मुझसे दुखी रहती है और हमेशा जला कटा ही सुनाती रहती है। कभी कभी तो मेरा मन करता है सब कुछ छोड़कर चली जाऊं कहीं। अरे दुनिया बहुत खराब है, छोड़कर कहाँ जाएगी? परिवार के साथ रहना चाहिए हमेशा, परिवार छोड़कर जाने की बात नहीं करनी चाहिए। तू बस ऊपर वाले पे भरोसा रख और अच्छे काम करती रह। एक दिन देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा और जीत तेरी ही होगी। तो बिल्कुल परेशान मत हो। चल मैं चलती हूँ और तू भी घर जल्दी से चली जा, वरना वो कंजर फिर से तेरे ऊपर चिल्लाएगी। हाँ काकी, जाती हूँ। अरे मिनी, दो भाई दो, भूख लगी है बहुत तेज। ये लो, लाई हूँ खाना। अरे वाह वाह, तुमने तो आज मछली भी बनाया है, चावल भी बनाया है, मस्त कड़कड़ी भी बनाया है। मजा आ गया, मजा। अरे आ गई मिंकी, आओ बेटा आओ, बैठो, तुम भी खाओ। क्यों इसके प्रति इतना ज्यादा? मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, न कि इसके लिए। अरे क्या हो गया मिनी, थोड़ा सा वो भी खा लेगी तो क्या होगा, है तो आखिर मेरी बेटी ही ना। हाँ, तुम तो यही कहोगे जैसे कि मैं इनसे खाना ही नहीं देती हूँ, यही कहना चाहते हो क्या? देखो मिनी, मुझसे कुछ छिपा नहीं है, वो दिन भर बहुत मेहनत करती है, उसे खाना खाने का अधिकार है। कम से कम मेरे साथ बैठकर उसे अच्छा खाना खाने दो। हाँ क्यों नहीं, बैठो, देती हूँ मैं खाना। ये लो खाओ। अरे इतना सा में क्या होगा, दिन भर वो बच्ची काम करती है। तुम ना बिगाड़ो मत आदत, ये कल को किसी दूसरे के घर जाएगी, पेटू की तरह अगर खाती जाएगी तो ससुराल वाले क्या कहेंगे? हाँ, और इसे ज्यादा खिलाकर क्या करूँ मैं? एकदम मोटी बना दूंगी तो कौन पसंद करेगा इसे? हाँ, तुम अपने काम किया करो, मेरे काम में दखल मत दिया करो। ए लड़की, चुपचाप खा, ये मत सोच कि मैं तेरे बाप के सामने डर जाऊंगी। हाँ, जैसे इस घर में चल रहा है वैसे ही चलेगा और जैसे मैं चलाऊंगी वैसे ही चलेगा। तुम दोनों बाप बेटी को इसी हिसाब से रहना होगा। दिमाग में अच्छे से बांध लो और खाकर जल्दी से कपड़े धोने के लिए निकलो। ठीक है अम्मा। खा ले बेटी, क्या करेगी, हमारी किस्मत ही खराब है। तेरी माँ थी तो सब कुछ अच्छा था, फिर तो किस्मत ही एकदम खराब होती चली गई है। अब ये मेरी बीवी है, मैं इसे छोड़ तो नहीं सकता ना। किसी दिन तेरा ब्याह हो जाएगा, उस दिन तेरी किस्मत पलट जाएगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। खा ले। अरे क्या
क्या हो गया? क्यों परेशान हो रही हो? परेशान मत हो, मैं समझ रही हूँ कुछ न कुछ हुआ ही है, लेकिन तुम सिर्फ अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान दो। मैं भी कपड़े धोने के लिए ही आई थी। लाओ मैं तुम्हारे कपड़े धो देती हूँ। तुम तो बहुत छोटी हो। नहीं नहीं काकी, मुझे सीखने दो। तुम कितनी बार मेरी मदद करोगी? कोई ना कोई तो हर बार मेरी मदद को नहीं आएगा ना। मुझे तो अपनी मदद खुद से करनी होगी। मैं धो लूंगी, बस अब सीख रही हूँ। ठीक है बच्ची, जा, ऊपर वाला तेरा भला करेगा। अरे ये क्या? ये अंडे लगते हैं बत्तख के हैं और इसकी माँ मर चुकी है। ये सारे अंडे तो अब एकदम से अकेले हो गए हैं और ये फूटने वाले हैं। लगता है इससे बच्चे निकलेंगे। क्या करूँ? इसे साथ ले जाऊँ क्या? अम्मा देखेगी तो नाराज हो सकती है। अच्छा, ले जाती हूँ, इसे छिपा कर रख दूंगी। चलो अब तो ये अच्छा हो गया। अब जाती हूँ। अरे दीदी, कहाँ गई थी? हाँ, तब से इंतजार कर रही हूँ। मुई मरती भी नहीं है, मेरी जान खाने के लिए तैयार रहती है। ये देख, चल खाना बना, यहाँ बैठ, मैं सिखा रही हूँ, सीखती जा। और सुन, आने वाली है मेरी बहन और उसके लिए खाना अच्छे से बनना चाहिए और उसके खातिरदारी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जो जो वो बोले, जैसे जैसे बोले, सारे काम करने हैं, याद रखना। हाँ ठीक है, मैं कर दूंगी अम्मा, तुम एकदम परेशान मत हो। मैं सारे काम बहुत अच्छे से कर दूंगी। नहीं करेगी तो मार खाएगी मुझसे। और क्या, सीधा और साधारण समझ ले। नहीं अम्मा, मैं सब कर दूंगी। अरे अब मैं धीरे धीरे रसोई के भी काम सीख लूंगी। जब रसोई के काम सीख लूंगी ना, तो अम्मा मुझसे दुखी नहीं रहेगी। फिर तो अम्मा मुझे प्यार करेगी ना। सारे काम अगर मैं कर दूंगी तो फिर अम्मा मुझसे दुखी क्यों रहेगी? अरे मिनी, कैसी है? अरे आ गई दीदी, चलो बहुत अच्छा है। मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ, मैं भी तो कितने दिनों बाद तुझसे मिली हूँ। मेरा भी दिल खूब मिलने को कर रहा था। चलो दीदी अंदर चलो। ए मिंकी, जल्दी से पानी लेकर आ। अरे ये वही लड़की है ना जो तेरी सौत की बेटी है? हाँ हाँ दीदी, वही है। तूने अभी तक इसे जिंदा रखा? हाँ, कोई सौत की बेटी को जिंदा रखता है? ये क्या तेरे अपने होंगे? ये कभी तेरे अपने नहीं होंगे और कभी तेरी कोई मदद नहीं करेंगी। दीदी देखो, मुफ्त की नौकरानी मिली हुई है, घर के सारे काम कर देती है। अभी इसे से कहीं भेजूंगी या फिर इसे मार दूंगी तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अब घर के काम कौन करेगा बताओ? हाँ, ये बात तो तू ठीक ही कह रही है, लेकिन देखना, समय रहते सारा काम कर लेना, वरना एक बार चीज हाथ से निकल गई तो फिर कभी हाथ में नहीं आएगी। हाँ दीदी, मैं सब समझती हूँ। ये लीजिए, ये अम्मा ने आपके लिए मंगवाया था। अरे वाह, तू तो ठीक ठाक नौकरानी है। चल कोई नहीं, मेरे लिए चाय बना अच्छी वाली। देख, अगर चाय गड़बड़ होती है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना, चाय गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, मैं जा रही हूँ। चाय तो मैं सीख ही गई हूँ, चाय तो मैं बना ही लूंगी। ये लीजिए मौसी चाय। अरे वाह, चाय भी अच्छी बनाती है। चल, तेरी मुफ्त की नौकरानी तो ठीक ठाक है। तो मैं अम्मा के लिए सिर्फ नौकरानी हूँ। अरे मैं तो भूल गई, अंडे से बच्चे निकल आए हैं क्या? चींची करेंगे तो अम्मा को पता चल जाएगा। जाती हूँ देखने।
अरे ये तो बाहर आ गए। क्या करूं? अम्मा तो जान जाएगी। इसे टोकरी में लेकर जाती हूँ, बिजली काकी के यहाँ दे आती हूँ। काकी, ओ काकी। अरे क्या हुआ मिंकी? काकी ये मेरे बत्तख है, इन्हें संभाल कर रख दोगी? अरे ये कहाँ से आए? मैं सब बता दूंगी, अभी बस इन्हें संभाल कर रखो और इनको खाना पीना देना। मैं किसी दिन आकर ले जाऊंगी। ठीक है, जा फिर। अरे बड़े प्यारे बच्चे हैं, चलो इनके लिए मैं खाना वाना तैयार कर देती हूँ। चलो ये रही अमानत है मिंकी की। अरे मुझे पता है बेटी, तुझे बहुत दिक्कत यहाँ पे हो रही है, लेकिन क्या करूँ मैं भी बहुत मजबूर हूँ। मेरे पास उतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी माँ के बाबा के द्वारा दिया गया कर्जा लौटा सकूँ। यही वजह है कि मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं है बाबा, मुझे पता है अम्मा की मायके से बहुत सारा पैसा आपको काम के लिए मिला था, लेकिन काम ठीक से चला नहीं और इसीलिए अम्मा की जली कटी आपको सुननी पड़ती है। लेकिन इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। एक दिन अम्मा मुझे जरूर प्यार करेंगी, आज करे या ना करे। अरे वाह, ये तो ढेर सारे अंडे हैं। इन अंडों को बेचने से तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। मैं एक काम करती हूँ, इस बेचारी बच्ची के लिए बेच देती हूँ अंडे और पैसे रख देती हूँ। उसे पैसे हाथ में दूंगी तो उसकी अम्मा छीन लेगी। मैं पैसे को जमा कर दूंगी। अरे वाह वाह वाह, बड़े अच्छे अंडे हैं। किसके हैं? बत्तखों के अंडे हैं। अरे वाह, इसकी तो ऊंची कीमत मिलेगी। ये लो, ये ठीक है ना? और हो तो और दे देना। हाँ हाँ बिल्कुल। अरे बचाओ कोई। हाँ, खून निकल रहा है माथे से। अम्मा, ओ अम्मा, ये क्या हो गया? अम्मा रुको रुको, मैं बैजी को बुलाती हूँ। अरे खून निकल रहा है। अम्मा ठहरो, मैं पट्टी बांध देती हूँ, तुम बिस्तर पर लेटो। अम्मा अम्मा, मैं अभी वैद जी को बुला कर लाती हूँ। वैद जी, मेरी अम्मा का सर फूट गया है, ऊपर से पत्थर गिर गया है। चलिए जल्दी चलिए। अरे जाने दो, वो तो तुम्हारी सौतेली अम्मा है ना। अरे सारे गांव वाले जानते हैं उसका व्यवहार कितनी बुरी है वो। हाँ, छोड़ दो उसे, मरने दो। अच्छा है, यही मौका है, मर जाएगी, मुसीबत खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, ऐसे मत कहिए। आप चलिए मेरे साथ। अरे चलो, इतना जिद करती हो तो जाता हूँ। तुम्हारा क्या है, अब फिर से दुख सहने की आदत हो गई है तुम्हें, और कोई बात नहीं है। अब मुझे क्या, मुझे तो इलाज करना है। कहाँ है? चलो ठीक है, ये लो दवाइयाँ। अभी कुछ दिन तुम्हें आराम करना होगा। वैसे तो तुम पहले भी आराम ही करती थी, लेकिन सुनो, अब दवाई चलानी होगी। 2 महीने, और 2 महीने की दवाई का दाम होता है 1000 सिक्के होंगे। 1000 सिक्के दो तो तुम्हारा इलाज चलेगा, वरना रास्ता देख लो। मेरे पास मुफ्त खोरी का कुछ नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप दवा दीजिए, पैसे कहीं न कहीं
से जरूर आ जाएंगे। तो चलो बच्ची, अब पैसे तो मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं आपको पैसे कहीं न कहीं से जरूर दे दूंगी, आप परेशान मत होइए। अरे मिंकी, पैसे कहाँ से आएंगे? घर में पैसे तो नहीं है। अम्मा आप परेशान मत हो, मैं देखती हूँ, कुछ इंतजाम करती हूँ। अरे तू कहाँ से इंतजाम करेगी? इतना दर्द हो रहा है। अम्मा आप आराम करो, मैं आती हूँ। काकी, ओ काकी। अरे मिंकी बता काकी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, क्या पैसे मिल सकते हैं? मेरी अम्मा को चोट लगी है, दवाइयों के लिए पैसे चाहिए। अरे ये तो अच्छा मौका है, मरने के लिए छोड़ दे, क्यों परेशान हो रही है? नहीं काकी ऐसे मत बोलो, कोई मर जाए वो अच्छा नहीं है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कितने पैसे चाहिए? 1000 सिक्के चाहिए काकी। अच्छा देख ये ले, मैं तुझे ला देती हूँ। ये रहे तेरे सिक्के, मैं जल्दी ही लौटा दूंगी। अरे तुझे लौटाने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिक्के तेरे ही हैं, और भी पड़े हुए हैं। तू आराम से खर्च कर, उसके बाद फिर से ले जाना अपने सिक्कों को। लेकिन मैंने तो कभी आपको पैसे नहीं दिए। अरे तूने मुझे बत्तखें दी थी, बत्तखों के अंडों से जो बच्चे निकले हैं वो अब बड़े हो गए हैं और अब वो अंडे देते हैं। मैं उन अंडों को बेच देती हूँ, जिससे अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो गया है। मैंने सोचा था तेरी शादी के बाद तुझे दे दूंगी, ताकि तू अपने लिए इस्तेमाल कर सके, लेकिन तुझे पहले ही चाहिए तो पहले ही ले जा। ये तेरी चीज है, तू जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छे समय में मुझे मदद मिल गई। अरे ये क्या हो गया है? बाबा अम्मा को चोट लगी है। इसमें तो बहुत खर्चा होगा। मैं पैसे ले आई हूँ, ये लो। लेकिन तुम पैसे कहाँ से लेकर आई? अरे वाह, देखा ऊपर वाला हमेशा मदद करता है अच्छे लोगों की। ये बात तो है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, तुम्हें अपनी सौतेली बेटी समझा और हमेशा तुम्हारे साथ बुरा ही करती रही। लेकिन अब मैं कभी बुरा नहीं करूँगी, मैं तुम्हें अपनी बेटी की तरह मानूंगी। मुझे माफ कर दो, अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। अम्मा मुझसे माफी मत मांगो, आप बड़ी हो और आपका गुस्सा होना जायज है। मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। दोपहर का समय था। बिजली बार बार दरवाजे पर अपने पति कालू की राह देख रही थी। समझ में नहीं आता कि कहाँ चले गए ये। दोपहर को पकाने के लिए मूली मंगाई थी, मगर शायद इन्हें समझ आया होगा कि रात के पकाने के लिए मूली मंगाई है। तभी वहाँ कालू पहुँचा। तुम खाली हाथ आए हो? मूली कहाँ है? मूली वो तो तुम्हें खेत में मिलेगी। बकवास मत करो, मैंने तुमसे दोपहर के पकाने के लिए मूली मंगाई थी, कहाँ है? झूठ मत बोलो। बिजली, तुमने ही तो मुझसे कहा कि जाओ थोड़ा सा टहल कर आओ, तो मैं टहल कर आ गया। मेरी तो किस्मत फूट गई जिस दिन मेरी तुमसे शादी हुई। कुछ देर बाद तुम ये भी भूल जाओगे कि मैं कौन हूँ, उसके बाद ये भी भूल जाओगे कि तुम कौन हो। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ कि मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ। जी मालकिन, अगर आप मुझे निकलने को कहती हैं तो मैं निकल जाता हूँ। वैसे भी गरीब नौकर जहाँ काम करता है वहाँ से उसे निकाल ही दिया जाता है। गरीब नौकर? तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं बिरजू तुम्हारे घर पर साफ सफाई का ही तो काम कर रहा हूँ ना। कालू की बात सुनकर बिजली का दिमाग बुरी तरह से खराब हो गया। वो समझ चुकी थी कि कालू अब भूल चुका है कि वो कालू है। निकल जाओ यहाँ से और दोबारा यहाँ मत आना। बिजली की बात सुनकर कालू गांव से निकल गया और दूर एक खेत में जाकर अपने आप से बोल उठा, अब मैं कभी भी इस गांव में लौटकर नहीं आऊंगा। सुबह का वक्त था। कासगंज में ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। भैरव एक चाय की दुकान पर बैठे हुए ठंडी हवा का आनंद ले रहा था। अरे चाय वाले भैया, एक कप चाय पिला दो। भैरव, अगर तुम चाय की जगह दूध पीते तो शायद नाटे से लंबे हो जाते। कितनी बार कहा है कि मेरे छोटे कद को लेकर मुझसे बात मत किया करो। बता रहे, जल्दी से चाय बना दो
वरना कंटाप धर देंगे। दुकानदार ने भैरव को चाय दे दी। तभी दूर से बूढ़े पति पत्नी एक सुंदर लड़की के साथ भैरव के पास आकर खड़े हो गए। बूढ़ा व्यक्ति भैरव से बोला, क्या तुम बता सकते हो कि काशगंज में पुनिया चाचा का घर कहाँ है? पुनिया चाचा से भला तुम्हें क्या काम है? अरे तुम्हें तो पता ही है कि पुनिया चाचा का बेटा काशगंज में सबसे ज्यादा कमाता है और देखने में बहुत ज्यादा सुंदर है। मैं अपनी बेटी के रिश्ते के लिए पुनिया चाचा के घर पर आया हूँ। भैरव सुंदर लड़की को देखकर खुश होते हुए बोला, क्या इन्हीं के लिए पुनिया चाचा के लड़के से बात चलाने आए हैं आप? हाँ, यह मेरी बेटी है। मैं इसी के रिश्ते की बात करने आया हूँ। तो आपको पुनिया चाचा के यहाँ जाने की क्या आवश्यकता है? बताइए। काशगंज में एक और भी सुंदर जवान लड़का मौजूद है। आप अपनी बेटी की बात उस लड़के से क्यों नहीं चलाते? भैरव की बात सुनकर बूढ़े व्यक्ति की पत्नी बोली, कमाल है, हमें तो पता ही नहीं था। अगर ऐसी बात है तो फिर हमें उसका पता भी बता दो, हम एक बार उसे भी देख लेंगे। आप जो है उसे देख रही हैं। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझी। अरे तुम्हारे सामने इतना सुंदर बाका नौजवान बैठा हुआ चाय पी रहा है और तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? अरे मैं अपनी बात कर रहा हूँ। भैरव की बात सुनकर बूढ़ी औरत का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उसने एक जोरदार चाटा भैरव के गाल पर जड़ दिया। आईने में कभी अपनी शक्ल देखी है तूने? 1.5 फुट से ज्यादा का नहीं है तू, और मेरी बेटी पूरे 5 फुट की है। जाकर अपने लिए बोनी तलाश कर। चाय की दुकान पर बैठे सभी लोग भैरव का मजाक उड़ाने लगे। भैरव क्रोधित होते हुए अपने आप से बोला, इतनी भारी बेइज्जती। ये चाय का दुकानदार जब तक कासगंज में मेरी बेइज्जती का ढंडोरा नहीं पीट लेगा तब तक इसे खाना हजम ही नहीं होगा। मुझे अब कासगंज में रहना ही नहीं है। भैरव गुस्से से कासगंज छोड़कर चला गया। भैरव गुस्सा होकर काफी दूर निकल आया। तभी उसका पैर किसी के पैर से टकरा गया। भैरव गिर गया। अरे कौन है यहाँ पर जो सड़क को चारपाई समझकर सो रहा है? सड़क पर कालू सो रहा था, जो भैरव की आवाज सुनकर उठकर भैरव को देखने लगा। अरे क्या देख रहा है? वो तो अच्छा हुआ कि मैं निकल रहा था। अगर कहीं तक निकल रहा होता तो तेरा तो राम नाम सत्य हो जाता भैया। मुझे माफ कर दो, बिजली गलती मेरी ही थी। अरे भैया कहीं तू पगला तो नहीं गया है? मैं तुझे किस एंगल से बिजली दिखाई देता हूँ? रे ऐसा मत कहो, बिजली तुम तो मेरी पत्नी हो। ए भैया, पत्नी और मैं? अरे तेरा दिमाग खसक गया है क्या? काशगंज में वैसे भी सब मुझे नाटा नाटा कहकर चिढ़ाते हैं और तू भी मुझे अपनी पत्नी बता रहा है। इतना कहकर भैरव ने एक जोरदार चांटा कालू के जड़ दिया। कालू की याददाश्त वापस आ गई। कौन हो तुम? अब मैं जो हूँ सो हूँ, लेकिन तू कौन है जानता है? तू सड़क पर सो रहा था रे। क्या सड़क पर सो रहा था? तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि तुमने मुझे उठा दिया। अगर कोई वाहन आ रहा होता तो मेरा तो राम नाम सत्य हो जाता। तुम्हारे चेहरे पर उदासी झलक रही है, लगता है तुम भी जमाने के सताए हुए हो। अब तुम्हें क्या ही बताऊं, मैं कभी कभी कुछ बातें भूल जाता हूँ। बस इसी बात से नाराज होकर मेरी पत्नी ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। भाई, मेरे कद को लेकर मेरे गांव वाले मेरा मजाक उड़ाते रहते हैं। मैं भी अपना गांव छोड़कर आ गया हूँ। आज से हम दोनों दोस्त हुए। चलो हम दोनों मिलकर अब दुनिया वालों को लूट लेते हैं और बहुत सारा धन एकत्रित करते हैं। क्या कहते हो? कालू और भैरव दोनों मिलकर एक दूसरे गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में कालू भैरव से बोला, मुझे तो बहुत तेजी से भूख लग रही है। भैया भूख तो मुझे भी लगी है, लेकिन पैसे नहीं हैं। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? भूख से भला पैसों का क्या संबंध? जब भूख लगती है तो भोजन खाया जाता है, पैसे नहीं खाए जाते। अरे मूर्ख महाशय, भोजन मुफ्त का नहीं मिलता, पैसों से मिलता है। बुझे कि नहीं? तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं है और मेरे पास भी नहीं है। कोई चक्कर चलाना पड़ेगा। तभी भैरव को एक गांव की सीमा पर एक ढाबा नजर आया। भैरव कालू से बोला, देखो हम दोनों चलते हैं, मैं उस ढाबे वाले को पटाऊंगा। ठीक है। भैरव कालू के साथ उस ढाबे के मालिक के पास जाकर बोला, हम 2 दिन से भूखे हैं, गरीब मजदूर हैं, हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है और हमें बहुत तेजी से भूख लगी है। ढाबे का मालिक कालू की ओर देखकर बोला, लेकिन यह तो बहुत अट्टा-गट्टा लगता है। अरे यह मेरा बड़ा भाई है, बेचारा पागल है, इसकी जिम्मेदारी का बोझ भी मुझ पर ही है। तभी कालू क्रोधित होते हुए बोला, जो फिर से कुछ भूल गया था, मगर भैरव इस बात को नहीं जानता था। अबे मैं तेरा भाई नहीं, तेरा पति हूँ। भैरव ढाबे के मालिक की ओर देखकर बोला, देखा आपने, मैंने कहा था ना, यह पागल है। सही कह रहे हो,
यह तो कोई पागल ही है जो अपने छोटे भाई को अपनी पत्नी बता रहा है। जब यह खाली पेट होता है तो बहुत ज्यादा आक्रामक भी हो जाता है और कभी कभी तो किसी की हत्या करने पर भी उतारू हो जाता है। तभी कालू ने एक जोरदार चाटा ढाबे के मालिक के गाल पर जड़ते हुए कहा, बिजली, मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ भाई, तुम्हारी जो मर्जी आए तुम खा सकते हो, जल्दी से खाओ और यहाँ से जाओ। भैरव कालू के साथ उस ढाबे में मनपसंद व्यंजन का आनंद उठाने लगा। खाना खाने के बाद कालू की याददाश्त वापस आ गई, मगर भैरव समझ रहा था कि कालू ने ढाबे के मालिक को डराने के लिए ऐसा जानबूझकर किया है। खाना खाने के बाद भैरव ढाबे के मालिक से बोला, हम दोनों को क्या इस गांव में काम मिल सकता है? आप गांव में मुखिया की बेटी की शादी है, वहाँ पर कुछ मजदूरों की कमी पड़ रही है। तुम्हारा भाई देखने में तो काफी बलशाली मालूम पड़ रहा है, तुम्हें वहाँ काम मिल सकता है। भैरव कालू को लेकर मुखिया के घर जाकर मुखिया से बोला, हम दोनों भाई दूसरे गांव से आए हैं, हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, क्या हमें कोई काम मिल सकता है? तुम्हारे जैसे भाइयों की इस देश को बहुत जरूरत है, जो पैसे खत्म हो जाएं तो काम करके पैसा कमाना चाहते हैं। मेरी बेटी की शादी है, जाओ सामान अंदर रखवा। भैरव कालू के साथ शादी का सामान अंदर और बाहर ले जाने का काम करने लगा। काम करते हुए भैरव कालू से बोला, वैसे मैंने तुम्हें ढाबे के बाहर खामोश रहने के लिए कहा था, लेकिन तुमने ऐन मौके पर कैसे पागलपन की एक्टिंग की। एक बार को मैं भी दंग रह गया। कैसा पागलपन? अरे तुमने किस तरह से ढाबे वाले के गाल पर चाटा जड़ा था। लेकिन हम यहाँ पर काम क्यों कर रहे हैं? सुनो मेरी बात ध्यान से, यह गांव के मुखिया की बेटी की शादी है। शादी वाले घर में बहुत सारे सोने के जेवर भी होंगे। सोने के जेवर कहाँ रखे हैं, मैं यह जानने की पूरी कोशिश करूंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर काम करने का नाटक किया है। तो क्या तुम सोने के जेवर भी पहनते हो? अरे मूर्ख पहलवान, अरे भुलक्कड़ कहीं के, हम सोने के जेवर चोरी करेंगे और यहाँ से रफू चक्कर हो जाएंगे और शहर में बेचकर आधी आधी रकम बांट लेंगे। उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। शाम को भैरव मुखिया के पास जाकर बोला, तुमने वाकई बहुत मेहनत से काम किया है, यह लो तुम्हारे और तुम्हारे भाई के पैसे। भैरव पैसे लेकर कालू के साथ बाहर निकल आया और बोला, मैंने वह कमरा देख लिया है जहाँ पर सोने के जेवरात रखे हुए हैं। हम दोनों रात में चुपके से घर के अंदर घुस जाएंगे। तुम कमरे में रखे हुए जेवर चुरा लेना और मैं बाहर नजर रखूंगा कि कोई आ तो नहीं रहा है। कुछ देर बाद रात हो गई और सन्नाटा फैल गया। भैरव कालू की मदद से दीवार के सहारे मुखिया की छत पर चढ़ गया। अरे वो सामने तीसरे वाले कमरे में सोने के जेवर रखे हुए हैं, कमरा खुला हुआ है, जाओ जाकर सोने के जेवर ले आओ। लेकिन तुम मुझे कहाँ मिलोगे? अरे मैं इस घर का मुख्य दरवाजा आहिस्ता से खोल देता हूँ, जल्दी से तुम सोना लेकर आओ। मैं दरवाजे के बाहर ही खड़ा हूँ। दरवाजा इसलिए खोल दे रहा हूँ ताकि अगर जरा सा भी खतरा महसूस हो तो हमें भागने में आसानी हो जाए। भैया, अगर तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई तो मैं तुम्हें चेतावनी देने के लिए धीमी आवाज में सीटी बजाऊंगा। तुम समझ जाना कि तुम्हें काम खत्म करके जल्दी आना है। कालू उस कमरे में घुस गया और सारे जेवर एक थैली में भर लिए, मगर अचानक कालू सब कुछ भूल गया। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? यह बिजली भी ना रात के समय पता नहीं मुझे क्या क्या काम करवाती रहती है। अब देखो ना, बिजली ने मुझे इस कमरे में भेज दिया जिस कमरे में मैं कभी आया ही नहीं। इतना बोलकर कालू कमरे से बाहर जाकर इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर चारपाई पर पड़ी। मुखिया खर्राटे लेकर सो रहा था। बिजली भी कितनी बड़ी कामचोर है, मुझे काम पर लगाकर खुद खर्राटे लेकर सो रही है। आज मैं इसे सबक सिखाकर रहूंगा। इतना बोलकर कालू ने एक जोरदार लात मुखिया को मारी। मुखिया बिलबिलाता हुआ उठ गया और कालू को गौर से देखने लगा। बिजली, तुम मुझसे काम करवा रही हो और यह आराम से सो रही हो। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो भाई, और यह तुम्हारे हाथ में क्या है? बिजली, तुम पागल हो गई हो क्या? यह मेरा घर है और तुम मुझसे ही पूछ रही हो कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। तभी कालू के कानों में भैरव की सीटी की आवाज टकराई। सीटी की आवाज सुनकर कालू की याददाश्त फिर से चली गई, मगर अब उसे मुखिया के चेहरे में भैरव की शक्ल नजर आने लगी। कालू धीमी आवाज में बोला, तुमने जैसा कहा था मैंने वैसे ही चुरा लिए हैं। चलो अब जल्दी से शहर चलते हैं और इन जेवर को बेच देते हैं और आधी आधी रकम बांट लेते हैं। लेकिन तुम यहाँ चारपाई पर क्यों लेटे हुए हो? तुमने तो कहा था कि तुम दरवाजे के बाहर मिलोगे। कालू की बात सुनकर मुखिया समझ गया कि सारा माजरा क्या है। मुखिया जोर जोर से अपने आदमियों को आवाज लगाने लगा।
अरे कलवा, बलिया, भीमा, अरे कहाँ मर गए तुम सब के सब? जल्दी आओ यहाँ। मुखिया की आवाज सुनकर मुखिया के पाले हुए तीनों पहलवान वहाँ आ गए। जाओ, बाहर दरवाजे पर पहले इसके साथी को पकड़ कर लेकर आओ। वो तीनों तुरंत भैरव को पकड़ कर ले आए। छोड़ो मुझे, मैंने क्या किया है? जैसे ही भैरव की नजर कालू पर पड़ी, भैरव को तो जैसे सांप सूंघ गया। बिजली, तुम्हें ये सारे लोग पकड़े हुए क्यों हैं? अबे मूर्ख भुलक्कड़, मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने तुझे अपना साथी बनाया। तूने तो मेरा सत्यानाश कर दिया। अरे देखते क्या हो, इन दोनों को मार मार कर भरता बना दो। तीनों पहलवान भैरव और कालू को बुरी तरह पीटने लगे। देखते ही देखते गांव वाले भी जमा हो गए। उन सभी लोगों ने कालू और भैरव को बुरी तरह से धोया। कालू की याददाश्त बिल्कुल दुरुस्त हो गई। कालू और भैरव बहुत तेजी से वहाँ से भागते हुए एक खेत में जाकर बैठ गए। आज तो मिल गया है, आज के बाद मत मिलना भुलक्कड़ कहीं के। अब मेरी समझ में आ रहा है कि ढाबे पर जो तूने ढाबे वाले को चाटा मारा था तो तू सच में भूल गया था। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ जो खुद को इतना बड़ा चालाक समझता हूँ। मैं यह भी नहीं समझ पाया कि जो आदमी रोड पर सो रहा हो वो दुनिया का सबसे बड़ा भुलक्कड़ होगा। इतना बोलकर भैरव कासगंज की ओर चला गया और कालू अपने घर की तरफ चल पड़ा।